कराऊंगा। जैसे मैंने प्रीवियस जो क्लास थी मेरा, उसमें मैंने सिखाया था व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द चेंज इन द लेंथ ड्यू टू इट्स ओन सेल्फ वेट। उसमें फॉर्मूला हम लोगों को निकला था डेल्टा एल इज इक्वल टू द डब्ल्यू एल बाई टू ए ई, डब्ल्यू एल बाई टू ए ई या तो पी एल बाई टू ए ई, और अगर स्ट्रेस लगाते हैं उसकी फॉर्मूला होता है पी एल बाई ए ई। तो यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है ए स्टेप्ड स्टील बार। स्टेप्ड का मतलब है क्या है, जैसे स्टेयर केस में होते हैं ना कि चेंज इन एरिया बदल बदल के आते हैं, तो इसको स्टेप्ड स्टील बार बोलते हैं। ए स्टेप्ड स्टील बार इज सस्पेंडेड वर्टिकली, लटका हुआ है वर्टिकली। द डायमीटर ऑफ द अपर हाफ इज 10 mm और लेंथ है 1 मीटर, या तो 10 mm या तो 1 मीटर। वन मीटर है लेंथ, दैट इज 1000 mm। और जो दूसरा एलिमेंट है लोअर हाफ, उसका डायमीटर है 6 mm एंड उसका भी लेंथ है 1 मीटर, दैट इज 1000 mm। तो दोनों के लेंथ क्या है, 1000 mm है, और डायमीटर 10 mm एंड 6 mm है। तो इनसे हम लोग एरिया भी निकाल सकते हैं एंड वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अब पहले मैं निकालने जाऊंगा जो BC सेक्शन है, जो नीचे वाला सेक्शन है, उसके एरिया है। सो एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4। सो पाई इंटू द 6 स्क्वायर बाई 4 कर दिया, तो इससे आ गया एरिया हम लोग की 28.27 mm स्क्वायर इसके एरिया है। और जो नीचे जो ऊपर के एरिया है, डेट इज फॉर BA पोर्शन, इसके एरिया है पाई इंटू 10 स्क्वायर बाई 4। इसका एरिया आ चुके हैं 78.54 mm स्क्वायर। अब जो नीचे के पोर्शन है उसके लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ भी दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग वेट निकाल सकते हैं। वेट इज ना, वी नो दैट वेट डेंसिटी इज इक्वल टू द वेट बाई वॉल्यूम। सो वेट इज इक्वल टू द वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो वेट डेंसिटी क्या है, रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। सो एरिया BC का क्या है 28.27 इंटू लेंथ 1000 mm इंटू वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी दिया हुआ है, डेट इज 0.7644 इंटू 10⁻³ सो अगर नीचे की पोर्शन की वेट देखा जाए तो नीचे की पोर्शन के वेट है हम लोगों की 21.61 न्यूटन। उसके बाद और मैंने तो ये चीज़ बताया नहीं कि ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में मुझे दो चीज़ें निकालनी है। एक हो गया स्ट्रेसेस ड्यू टू द सेल्फ वेट एट द पोर्शन B एंड एट द, ये जो B पोर्शन हम लोगों ने दिखाया हो, इस B पोर्शन में कितना स्ट्रेसेस लग रहा है, साथों साथ A पोर्शन में कितना स्ट्रेसेस लगा हुआ है, दोनों में फाइंड आउट करना है। एट B पोर्शन, स्ट्रेसेस एट B पोर्शन एज वेल एज स्ट्रेसेस एट A पोर्शन एज वेल एज द चेंज इन द लेंथ ऑफ द होल स्टेप्ड स्टील बार। उसके बाद मैंने एरिया निकाल दिया। अब एरिया निकालने के बाद पहले वाला का जो BC वाला पोर्शन है उसका एरिया निकाल दिया, BA पोर्शन का भी एरिया निकाल दिया, BC पोर्शन का वेट निकाल दिया। वेट इज इक्वल टू वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया, और BA पोर्शन का भी मैं अभी वेट निकालने जा रहा हूँ। सो वेट इज इक्वल टू वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो वेट डेंसिटी इज इक्वल टू 0.7644 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम ऑफ AB 78.54 इंटू 1000 इज इक्वल टू 60 जो ऊपर वाले पोर्शन है उसके वेट है 60.04 न्यूटन। जो ऊपर वाला पोर्शन है इसके वेट है 60.04 न्यूटन, 60.04 न्यूटन। और जो नीचे के पोर्शन है उसका वेट है 21.61 न्यूटन। दो वेट है ऊपर और नीचे के। अब मैं निकालने जाऊंगा व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट द B पॉइंट ड्यू टू BC। देखिए B पॉइंट में डिफ्लेक्शन क्या होगा, जो BC पोर्शन के लिए होगा, और BC पोर्शन के सेल्फ वेट हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिया। तो सेल्फ वेट के कारण B पोर्शन में डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू WL बाई 2AE।
सो W का वैल्यू है 21.61 इंटू लेंथ 1 मीटर बाई 2 इंटू एरिया ऑफ BC पोर्शन 28.27 इंटू यंग्स मॉडुलस दैट इज 2 लाख MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर और 2 लाख MPa। सो इससे पता लग गया कि जो BC पोर्शन है, BC पोर्शन के चेंज इन लेंथ क्या हो गया 0.00191 mm। उसके बाद व्हाट इज द चेंज इन लेंथ इन द ऑफ द पोर्शन AB। अब AB पोर्शन के निकालने जा रहा हो तो एक चीज ध्यान रखना है, जो BC पोर्शन है, BC पोर्शन का चेंज इन लेंथ सिर्फ चेंज इन लेंथ जो BC पोर्शन का होते हैं वो किसके कारण निकालना पड़ता है, बिकॉज ऑफ द सेल्फ वेट ऑफ द BC पोर्शन। बट AB पोर्शन जो है ना ऊपर के पोर्शन, इसके चेंज इन लेंथ निकालना है दो चीज़ों के कारण। एक तो हो गया चेंज इन लेंथ बिकॉज ऑफ द AB पोर्शन इज सेल्फ वेट। AB जो ऊपर के पोर्शन है AB पोर्शन, इसका डिफ्लेक्शन निकालनी है किसके कारण, एक तो AB पोर्शन उसके खुद के सेल्फ वेट के कारण, और जो BC सेक्शन है इसके जो वेट है वो वेट कॉन्सेंट्रेटेड लोड की तरह नीचे की डायरेक्शन में लगेगा या तो टेंजाइल फोर्स की तरह नीचे की तरह डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब यही है कि AB पोर्शन में अगर डिफ्लेक्शन निकालना है तो AB पोर्शन में दो फार्मूला यूज होगा। एक तो AB पोर्शन में डिफ्लेक्शन ड्यू टू द सेल्फ वेट, एंड एक तो AB पोर्शन में बिकॉज ऑफ द टेंजाइल फोर्स बिकॉज ऑफ द टेंजाइल फोर्स। और ये टेंजाइल फोर्स की वैल्यू क्या होगा, BC पोर्शन जो भी है इसके वेट का डायरेक्शन। अब व्हाट इज द चेंज, देयरफॉर नाउ द चेंज इन द लेंथ ऑफ AB पोर्शन इज इक्वल टू WL/2AE प्लस WL/AE। दो फॉर्मूला हो गया। अब ऊपर के पोर्शन के W क्या है 60.04, W इंटू लेंथ 1000 बाई 2 इंटू एरिया 78.54, WL/2 इंटू A इंटू E कर दिया, प्लस BC पोर्शन का PL/AE और WL/AE। सो P क्या है, P के वैल्यू है 21.61 इंटू लेंथ नीचे के पोर्शन का 1000 P इंटू नहीं, लेकिन जब हम लोग नीचे के पोर्शन के लिए ये जो नीचे की पोर्शन है उसके कारण टेंजाइल फोर्स लगा दिया, तो टेंजाइल फोर्स लगाने के कारण सिर्फ PL/AE वाला फॉर्मूला लगेगा, जो P का वैल्यू 21.61 लेंथ। लेकिन जो भी है ये लेंथ अपर पोर्शन का हम लोगों ने लिखा हूँ, डेट इज ऊपर के 1000 mm लिखा हूँ। PL/AE एरिया जो है वो भी ऊपर पोर्शन के 78.54 इंटू E यंग्स मॉडुलस दैट इज 2 लाख इक्वल टू, दोनों को सम अप करने के बाद डिफ्लेक्शन आ रहा है AB पोर्शन में 0.0033 mm। अब टोटल डिफ्लेक्शन क्या हो गया, अब टोटल डिफ्लेक्शन अगर हम लोगों को निकालना है तो द टोटल डिफ्लेक्शन विल बी द डिफ्लेक्शन ऑफ द AB पोर्शन प्लस द डिफ्लेक्शन ऑफ द BC पोर्शन व्हिच इज इक्वल टू द 0.00191 प्लस द 0.0033 इक्वल टू 0.00521 mm। 0.00521 mm is the deflection or the change in the length of the full stepped bar। उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंपोजिट बार भी बोलते हैं या तो कंपाउंड बार भी बोलते हैं। कंपोजिट बार और कंपाउंड बार का मतलब यही है कि अगर दो टाइप ऑफ मटेरियल को एक साथ रिजिडली जोड़ा जाए तो उस बार को हम लोग कंपोजिट बार या तो रिजिड बार बोलते हैं। जैसे कोई भी दो मटेरियल जैसे ब्रास हो गया, एक ब्रास ले लिया जाए, एक स्टील ले लिया जाए, तो दोनों के यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, अलग अलग है। लेकिन दोनों के यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग होने के बावजूद अगर इनको हम लोगों ने इकट्ठा जोड़ दिए तो, और यहाँ पे जोड़ने के बाद एक चीज़ ध्यान रखना है कि कंपोजिट बार और कंपाउंड बार में जो भी स्ट्रेन होते हैं, दैट इज़ जो भी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होते हैं, जो भी चेंज इन द लेंथ होते हैं वो कंपोजिट बार में सेम ही होते हैं। बिकॉज इनको इकट्ठा जोड़ा गया है तो इनका चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ और या तो स्ट्रेन सेम होते हैं, लेकिन स्ट्रेन सेम होने से इनका स्ट्रेसेस सेम होते नहीं है। सिर्फ इनमें
स्ट्रेन ही सेम होते हैं और हम लोगों को ये निकालना है जैसे स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय योंग्स मॉडुलस। अब इनके योंग्स मॉडुलस अलग होने के कारण इन दोनों मटेरियल में ही क्या होगा, स्ट्रेन सेम है लेकिन स्ट्रेसेस अलग अलग होगा। दैट इज स्ट्रेसेस इन द ब्रास विल बी डिफरेंट एंड द स्ट्रेसेस इन द स्टील विल बी डिफरेंट। और यही है। और ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि that two materials will always act together। अगर लंबा होगा तो दोनों लंबा साथ होगा, अगर ये डिक्रीज इन लेंथ होगा तो दोनों इकट्ठा डिक्रीज होगा। और अब हम लोगों को फाइंड आउट यही हो गया आप लोगों का कंपोजिट बार्स या तो कंपाउंड बार्स की डेफिनेशन। अब मैं दूसरा टॉपिक है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्ट्रेसेस इन ए कंपोजिट बार। अब कंपोजिट बार और कंपाउंड बार है, इसमें स्ट्रेस हम लोग कैसे निकालते हैं, स्ट्रेसेस निकालना है तो जैसे मैंने एक डायग्राम में दिखा के रखा हूँ कि यहाँ पे एक जो लेटेस्ट देखिए दो सेक्शन है, यहाँ पे दो मटेरियल है, एक तो शेडेड है और एक तो होलो है। ठीक है, दोनों के अलग अलग एरिया है। जो इनसाइड एरिया हो गया उसके स्मॉल लेटर डायमीटर और जो आउटसाइड एरिया हो गया उसके कैपिटल लेटर डायमीटर। अब डेफिनेशन से ही हम लोगों को पता लग रहा है कि दोनों में क्या होगा, दोनों जो भी मटेरियल है दोनों में स्ट्रेन सेम होते हैं। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोगों को लिखना क्या है, पहले द स्ट्रेन इन द solid material will be equal to the strain in the hollow material। अब स्ट्रेन के फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय योंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस बाय योंग्स मॉडुलस कर दिया दोनों में ही, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय योंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय योंग्स मॉडुलस। एक तरफ सॉलिड लिखेंगे एक तरफ हॉलो लिखेंगे। उसके बाद अगर हम लोगों को स्ट्रेस इन सॉलिड निकालनी हो तो स्ट्रेस इन सॉलिड इज इक्वल टू स्ट्रेस इन होलो इंटू योंग्स मॉडुलस इन सॉलिड बाय योंग्स मॉडुलस इन होलो। मतलब ये जो फॉर्मूला डिराइव हुए हैं ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ होगा, ये फॉर्मूला यूज़ होगा जब हम लोगों को निकालने दिया जाए कि दोनों मटेरियल में से किसी एक में अगर वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। और ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से होते हैं, ये फॉर्मूला डिराइव होते हैं आपका strain in both the material is equal, that is strain in the solid material equal to strain in the hollow material। इससे इस फॉर्मूला से ये डिराइव होते हैं द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस। उसके बाद अगर हम लोगों को निकालना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल लोड, तो टोटल लोड जो भी टोटल लोड है या टेंजाइल फोर्स है वो कैसे निकालेंगे। अब ये चीज़ हम लोगों को पता है दैट ये जो भी कंपाउंड बार है इसने कितना हद तक लोड लिया, मतलब लोड कितनी हद तक कितने हद तक इसको लोड हम लोग लोड मतलब बियर करते हैं, ये मटेरियल कितने हद तक लोड बियर कर सकते हैं। जैसे पी लोड, ये दोनों मटेरियल पी लोड बियर कर सकते हैं। आप पी लोड कैसे निकालेंगे, लोड के फॉर्मूला क्या होता है, लोड इज इक्वल टू द स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला है लोड बाय एरिया, सो लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। अब लोड निकालना है दोनों के कारण, दैट इज द टोटल लोड विल बी इक्वल टू द लोड ड्यू टू द सॉलिड पोर्शन प्लस द लोड ड्यू टू द होलो पोर्शन। अब सॉलिड का लोड का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इन सॉलिड इनटू एरिया इन द सॉलिड प्लस स्ट्रेस इनटू होलो इनटू एरिया ऑफ द होलो। ये फॉर्मूला हो गया दोनों में लोड की फॉर्मूला की कॉम्बिनेशन। अब एरिया क्या हो गया, एरिया इन द सॉलिड इज इक्वल टू पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4। अब एरिया इन द होलो इज इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल लेटर डी स्क्वायर माइनस स्मॉल लेटर डी स्क्वायर बाई द 4। तो ये जो भी बच गया उसकी एरिया की, ये होलो पोर्शन की एरिया है। सॉलिड के हो गया, होलो के भी एरिया निकल गया। स्ट्रेस की वैल्यू पता है, अगर एक भी स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग के पास है तो दूसरे की स्ट्रेस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला डिराइव फ्रॉम स्ट्रेन इन बोथ द मटेरियल। अब
सो सिमिलरली हम लोग क्या है, सो सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेस इन बोथ द मटेरियल और द फॉर्मूला फॉर द टोटल लोड अप्लाइड इन द फुल कंपोजिट बार और कंपाउंड बार। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूला जो प्रीवियस फॉर्मूला था, दैट इज़ जो हम लोगों ने स्ट्रेन इन होलो इक्वल टू स्ट्रेन इन सॉलिड में निकाल के हम लोगों ने स्ट्रेस निकाले, दैट इज स्ट्रेस इन द सॉलिड इक्वल टू स्ट्रेस इन द होलो इनटू यंग्स मॉडुलस इन स्टील बाय यंग्स मॉडुलस इन द सॉलिड बाय यंग्स मॉडुलस इन द होलो। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि जो यंग्स मॉडुलस इन सॉलिड बाय यंग्स मॉडुलस इन होलो, ये जो भी रेशियो है इसको हम लोग मॉड्यूलर रेशियो बोलते हैं। जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक मटेरियल का डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दूसरी मटेरियल का डिवाइड होते हैं, उसी को हम लोग मॉड्यूलर रेशियो बोलते हैं। ये चीज़ को याद रखना, क्योंकि कभी कभार हम लोग के एग्जाम में डेफिनेशन आते हैं व्हाट इज द मॉड्यूलर रेशियो। तो मॉड्यूलर रेशियो इज द रेशियो ऑफ द Young's modulus of elasticity of one material to the Young's modulus of elasticity of the other material। एग्जाम्पल होते हैं Young's modulus of elasticity of steel by Young's modulus of elasticity of concrete। तो दो अलग अलग मटेरियल है आरसीसी में, जैसे आरसीसी घरों में होते हैं, स्टील भी लगते हैं और कंक्रीट भी रखते हैं, तो Young's modulus of elasticity of steel by Young's modulus of elasticity of concrete, उसी को हम लोग मॉड्यूलर रेशियो बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लोगों को पूछा जाता है कभी कभार, तो ये आना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलर रेशियो। ओके, ठीक है, थैंक यू।